फ्रिक्शन हमेशा चलने की टेंडेंसी को सपोर्ट करता है, अपोज करता है? सपोर्ट करता है, अपोज करता है? अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या चाहता है? दो लोग अलग हो जाए कि साथ साथ बने रहें? साथ साथ बने रहें। फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? एक टाइप का, दो टाइप का? तो कौन कौन से टाइप होते हैं? स्टैटिक भी होगा, काइनेटिक भी होगा। काइनेटिक कितनी कैटेगरी होती हैं? दो कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी? हाँ जी, रोलिंग और स्लाइडिंग। रोलिंग क्या करता है? वो रोटेशन को अपोज करता है। और स्लाइडिंग क्या करता है? खिसकने को, स्लाइड करने। कौन स्ट्रांग होता है? स्लाइडिंग वाला। कमजोर कौन होता है? रोलिंग वाला। क्या आसान होता है? रोल करना। डन। चलो अब देखो जरा। अच्छा, फ्रिक्शन का बेसिक फार्मूला इससे पहले डिस्कस करें, आपको दिखाते हैं। ये रहा प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के ऊपर रहा ये ऑब्जेक्ट। मान लो कितना वजन मान ले? कितना मान ले भाई? चलो 5 किलो, सबसे पसंदीदा वजन मान लेते हैं 5 किलो। 5 किलो वजन मान लिया। और इस सरफेस में रफनेस है। क्या है? रफनेस मतलब खुरदुरापन। हर खुरदुरेपन का एक नंबर होता है। खुरदुरेपन के नंबर को नाम देते हैं म्यू। और म्यू की दो कैटेगरी हो सकती है, म्यू एस भी हो सकता है और म्यू के भी हो सकता है। तो मान लो इसकी दो कैटेगरी हम एक ही नाम दे रहे हैं, 0.2। अगर आपको म्यू एस म्यू के अलग अलग नाम नहीं दिए गए, इसका मतलब दोनों की जगह तुम 0.2 ही इस्तेमाल करोगे। क्लियर? चलो भाई धक्का लगाओ। अच्छा बताओ, पहले बताओ फ्रिक्शन इसमें उपलब्ध है कि नहीं है? कितना है? आओ चेक कर ले, आओ चेक कर ले। फ्रिक्शन का फार्मूला होता है एफ एस बराबर म्यू एस मल्टीप्लाई बाई के। अफसोस कि अलग अलग नाम नहीं दिए गए, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। म्यू दिया गया, वही म्यू एस है, वही म्यू के है। वही स्टैटिक कंडीशन में इस्तेमाल होगा, वही काइनेटिक में इस्तेमाल होगा, वही स्थैतिक रूप से इस्तेमाल होगा, गतिक रूप से इस्तेमाल होगा। तो एफ एस बराबर म्यू बनाओ, म्यू 0.2 मल्टीप्लाई बाई म्यू एस मल्टीप्लाई बाई एन। एन कितना है? अच्छा, इसने किया नीचे 5G का एक्शन और बदले में इसको मिल गया नॉर्मल रिएक्शन। ना उछल रहा ना टेबल तोड़ रहा, इसका मतलब N और mg आपस में इक्वल है। तो N ऊपर की तरफ जितना काम कर रहा है उतना mg नीचे की तरफ काम कर रहा है। M का मतलब 5, G का मतलब 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू N बराबर। कोई समस्या? रफ्तार तेज तो नहीं हो रही? चलो भाई, तो N की जगह पर 50 डाल दिया जाए तो 50 मल्टीप्लाई बाई 0.20 से डेसिमल खत्म, 5 दूनी 10 न्यूटन। कितना फ्रिक्शन आया? 10 न्यूटन। काम कर रहा है केवल है अभी काम। मैं तुमसे पूछूं कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, आप आंसर दोगे 10। हम पूछे कितना फ्रिक्शन वर्किंग है, आप कहोगे 0, क्योंकि इसमें चलने की टेंडेंसी नहीं है। अभी चला कहाँ है? फ्रिक्शन तो चलने की प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए आता है, अभी फ्रिक्शन नहीं। अब एक जनाब आए, उन जनाब में इस पर लगा दिया फोर्स। क्या लगा दिया? फोर्स। आओ भाई खींचो। कितने से खींच ले? 1 न्यूटन से खींच ले। जैसे 1 न्यूटन का फोर्स लगा, ब्लॉक का कहना है कि भैया हम जा रहे हैं। ब्लॉक क्या कह रहा है? हम चले। टेबल कह रही है इतनी मोहब्बत इतना साथ, ऐसे कैसे चले जाओगे, हम तो रोक के रहेंगे। तो रोकने के लिए क्या करेगी? टेबल प्रयास करेगी, सपोर्ट करेगी इसके जाने का कि अपोज करेगी? करेगी। अभी मत जाओ प्लीज, है ना। तो कहाँ की तरफ फोर्स लगा दे? आगे पीछे। तो ब्लॉक पर ये पीछे की तरफ एक फोर्स ऑफर करेगी जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 न्यूटन। क्यों 1 न्यूटन क्यों लगा? अरे 1 न्यूटन को रोकने के लिए 1 न्यूटन पर्याप्त है। तो अवेलेबल कितना था, उसमें से कितना लगाया इसने? 1। जितनी जरूरत उतना लगाएगा। अब इसने फिर डिमांड बढ़ाई। एजेंट ने कहा रुक जाओ, हम जिम करके आते हैं, बढ़िया प्रैक्टिस करके आते हैं, हम तुमको इंप्रेस करेंगे, तुमको ले जाएंगे। इसने खूब मेहनत करी, खूब प्रैक्टिस करी, कितना फोर्स डेवलप कर लिया? 10 न्यूटन। अब ये ऊपर 5 किलो का ब्लॉक जाने वाला कितने से? 10 न्यूटन से। कितने से? कहाँ की तरफ जा रहा? राइट साइड। कहाँ की तरफ? राइट साइड। टेबल से बातचीत हुई, टेबल से बातचीत हुई कि यार कहाँ जा रहे हो? बोले राइट साइड जा रहे हैं। हमने कहा कितने से? बोले 10 से। तो टेबल से या टेबल ने ब्लॉक से कहा कि तुम पर अगर 10 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, हम तुम साथ रहेंगे, तो हम तुमको रोकना चाहते हैं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और ऐसा करने के लिए कितना फोर्स लगा सकते हैं? इसने जेब में झांक के देखा कितना बड़ा था? 10 न्यूटन। कह रहा पूरा लगा देंगे, जान लगा देंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे। तो चलो भाई, इसने पीछे लगा दिया 10 न्यूटन। अच्छा, ब्लॉक को देखो, आगे कितना? कौन लगा रहा? कोई पर्सन, कोई एजेंट, कोई व्यक्ति। पीछे कितना? कौन लगा रहा? फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पर? 0। नेट फोर्स कितना? 0। तो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा बना रहेगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, कोई चाल फिर नहीं होगी। लेकिन एजेंट गया दूसरे दोस्त को बुला लाया, कह यार तुम भी चलो, मान नहीं रहा, मामला बन नहीं रहा, तुम भी चलो। कहते तुम हमको खींचो हम इसको खींचे, तो हमको खींचो हम इसको खींचे। तुमको खींचना खूब ताकत से। ये जिम में किया था, इसकी ये मसल ससल थे, ये देखो डबल शोल्डर। इसने खींचा खूब ताकत से इसको। पता कितने से खींच दिया आपकी बार? अरे यार 12 से खींच दिया। कितने से? अच्छा 12 से इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, तो इस पर जो ऑफर होने वाला फोर्स था वो कितना हो गया? 12। मान लो थोड़ी देर के लिए, या दो लोग मिलकर खींच रहे हैं, ऐसा मान लो 12 न्यूटन। अच्छा इस पर लगने वाला फोर्स है 12 न्यूटन, और इसको रोकने की औकात कितनी है? 10 न्यूटन। रोक पाएगा? चल जाएगा? इसका मतलब चल जाएगा। और चल जाएगा तो इस पर नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा तो एक्सीलरेशन आएगा, और जैसे ही चलेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, अब तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, जो कि स्टैटिक से थोड़ा सा कम होगा।
क्या कहते हो, साइकिल का पहला पेडल हमेशा टफ होता है, क्योंकि वो आप किससे लड़ाई कर रहे होते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन से लड़ाई कर रहे होते हो। कोई डाउट तो नहीं? तो सवालों की संख्या को आगे बढ़ाते हैं। एक और अच्छा सवाल लिखिए, ये तो केवल रिवीजन के लिए था बेटा, लिखिए जरा एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा, n बराबर किसके आ रहा हर बार, mg के बराबर। आपकी बार थोड़ा सा फोटो में चेंज कर रहे हैं, सिखाना आपको। ब्लॉक मान लीजिए वही 5 किलो वाला, वही सरफेस, वही कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.2, और अब की बार इस पर एक ड्राइविंग फोर्स लगा देते हैं हम लोग। कितना लगा दें, 10 न्यूटन। ये एंगल कितना मान लें, 30 डिग्री। ठीक, रेडी, चलो। अच्छा, तो इसमें चलने की टेंडेंसी है कि नहीं, सवाल पर्याप्त बन गया, सवाल बन गया। 5 किलो का ब्लॉक किसी रफ सरफेस पर रखा, जिस रफ सरफेस का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, और इसे 10 न्यूटन से टेढ़ा खींचा जा रहा, ऐसे खींचा जा रहा। तो सर जब भी फिजिक्स में कोई क्वांटिटी टेढ़ी दिखाई दे, आप क्या सोचोगे, कंपोनेंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको टेढ़ी दिखाई देती है, किसी इंक्लाइनेशन पर दिखाई देती है, तो आप उसकी सबसे पहले क्या कर लोगे, कंपोनेंट्स कर लोगे। तो 10 के 2 कंपोनेंट पॉसिबल है, 10 का cos 30 और 10 का sin 30। इधर कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, 10 का cos 30। इधर बेटा कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, बोलते जाओ, 10 का sin 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अच्छा बताओ 10 का cos 30 कितना होगा, 10 तो 10 होता है साहब, cos 30 होता है √3/2। 2 से काटो कितना बना, 5, तो क्या बन गया 5√3। एक छोटा सा काम और कर लो, √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ कितनी रख दें। √3 होता है 1.7321, हम उसको 1.7 रख ले रहे हैं, 1.7 राउंड ऑफ करके। तो 17 × 5 = 85, 8.5 न्यूटन के फोर्स से इस ब्लॉक को खींचा जा रहा। क्या किया जा रहा, सोचते जाना। आपने जो बल लगाया टेढ़ा लगाया, तो आपको महसूस हुआ कि सर टेढ़े की तो स्टडी नहीं होती फिजिक्स में। फिजिक्स तो या तो हॉरिजॉन्टल स्टडी करती या तो वर्टिकल। आपने टेढ़े कर लिए कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट किए, 2, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन। इतनी बार डन। तो हॉरिजॉन्टल वाला खींच रहा है यार, कितना, 8.5। अच्छा बताओ, ब्लॉक में फ्रिक्शन है कि लगेगा भी, केवल होना अलग बात है, लगना अलग बात है। तो बताओ केवल है कि लगेगा भी, है भी और लगेगा भी। क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें चलने की टेंडेंसी आ गई, चलने वाला है। चले ना चले अलग बात है, लेकिन चलना चाहता तो है, इस पर प्रयास तो हो रहा है। कितने से, 8.5 न्यूटन से, 8.5 से। क्या मेरी बात सहमत हो? अरे भाई हम कहते हैं कोई ना खींचता तो ये ब्लॉक रखा होता, इसमें चलने की टेंडेंसी ना होती। चलता ही नहीं, प्रयास ही नहीं करता, और नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। फ्रिक्शन कब लगेगा, जब चलने वाला होगा, चलाने के लिए प्रयास करोगे तब लगेगा। अच्छा बताओ इसमें फ्रिक्शन है कि नहीं है। आपने कहा सर खुरदुरी चलता है, फ्रिक्शन पक्का होगा, घर्षण तो पक्का होगा। कितना घर्षण होगा, आपने कहा सर इसमें जो मैक्सिमम घर्षण होगा उसका नाम होगा Fs मैक्स। किसके बराबर होगा, बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ। Fs मैक्स किसके बराबर होगा, म्यू मल्टीप्लाई बाई n के। म्यू कितना, शाबाश। नीचे क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, m कितना, g कितना, 5 × 10 कितना, 50 न्यूटन। कहाँ लग रहा है, 50 न्यूटन का ताकत लगा करके ब्लॉक ने टेबल पर किया प्रेसिंग एक्शन, और बदले में इसको मिल गया इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो n बराबर किसके हो जाएगा, हाँ जी बोलो बोलो, जल्दी बोलते जाओ। n बराबर, अब की बार नहीं होगा, अब की बार नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देखो नीचे कौन लग रहा है, 50, ऊपर अकेला n लग रहा है, उसके साथ में भी है, दोनों मिलके इसे बैलेंस करेंगे। अगर ये ब्लॉक हवा में उछल नहीं रहा, अगर ये टेबल को फाड़ के नीचे नहीं जा रहा, ये जहां है वहीं रखा है, इसका मतलब ऊपर के फोर्स नीचे के फोर्स आपस में बैलेंस है। तो ऊपर अकेला n लग रहा है कि 2 लोग लग रहे हैं, तो दोनों मिल करके इसे बैलेंस करेंगे। कोई डाउट तो नहीं? अभी तक कोई फोर्स नहीं था, अकेला n बैलेंस किया करता था। अब n के साथ एक दोस्त आ गया, ये दोस्त आ गया, देखो जरा कितना आया, 10 sin 30 कितना, sin 30 1/2, 10 × 1/2 5। तो इस 5 न्यूटन ने आते ही इससे कहा तुम टेंशन ना लो, अब दोनों लोग मिलकर इसकी व्यवस्था करते हैं। तो बताओ पहले अगर ये ना होता, बोलो बोलो, ये ना होता, n बराबर, आंसर बोलो, आंसर बोलो। अगर ये ना होता तो n बराबर 50, लेकिन इसके आ जाने से इसको सपोर्ट मिला। अब ये कह रहा है हम खुद 5 हैं, तुम बन जाओ 45, 45 + 5 बराबर 50, नीचे 50, बैलेंस कर लेंगे। तो नॉर्मल पहले से कम हो गया। क्या ये बात सीख पा रहे हो? बताओ इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिखो इसके n की। ऊपर कितना लग रहा है, n, देखो देखो, और ऊपर कौन लग रहा है, 5 बराबर, नीचे कौन लग रहा है, बोलो बोलो, 50। n बराबर 50 - 5 कितना बनेगा, 45। नॉर्मल की जगह 45 इस्तेमाल करो इसको। अब बोलो Fs बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई n, n की जगह कितना रख दे, 45 कितना,
बोलते जाओ बेटा, बोलते जाओ प्लीज। 45 दूनी 90, आंसर 9.0 न्यूटन। कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है? 9 न्यूटन, 9.0 न्यूटन। और ड्राइविंग फोर्स कितना लग रहा है? 8 चलेगा कि नहीं चलेगा? 8.5 जैसे ही लगाओगे तो ये ब्लॉक चलने वाला होगा। टेबल कहेगा एक्टिव फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्टिव हो जाओ। फ्रिक्शन कहेगा क्या काम है साहब? फ्रिक्शन से कहा गया तुम जाने मत देना। फ्रिक्शन टेबल से ब्लॉक से पूछेगा कितना लग रहा है, ये कहेगा हम पे लग रहा है 8.5। तो फ्रिक्शन जो अवेलेबल है कितना है? 9.5। वो खुद कितना लग जाएगा पीछे की तरफ? कितना लगेगा? जितनी जरूरत उतना लगेगा। कितने की जरूरत है? आपने कहा सर 8.5 को जीरो करने के लिए, रोकने के लिए हमें पीछे की तरफ 8.5 की आवश्यकता है। कुछ और तो नहीं? ब्लॉक चलेगा, रुका रहेगा? रुका रहेगा, क्योंकि ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स कितना आ गया है? 0। अब जितना आ गया उतना पीछे नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 का बराबर ma भी कितना हो जाएगा? अब एफ नेट बराबर ma, एफ बराबर 0, तो a बराबर भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर ब्लॉक पहले से रेस्ट पर था, कैसा था? रेस्ट पर था। एक्सेलरेशन न होने की वजह से आगे भी कैसा रहेगा? रेस्ट पर ही रहेगा, जैसा है वैसा बना रहेगा। कोई डाउट तो नहीं? इत्मीनान से नोट करिए, नोट कर लो बेटा। अब देखिए, अब एक और काम समझे कि ये तो सब जो है फ्रिक्शन की नॉर्मल बातें चल रही। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास क्या ले ले भाई, जैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, पुश और पुल, इनमें से कौन इजी है ना? नहीं, पुल इजी है। सुनिए कैसे। एक कॉमन प्लेटफॉर्म, फटाफट डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर एक आप टायर रखिए या व्हील रख दीजिए, और इस टायर पर दो तरीके से फोर्स का एप्लीकेशन करेंगे। एक बार हम टायर या फोर्स को, या टायर या व्हील सिस्टम को खींच रहे हैं, कितने के साथ? F के साथ। और ऐसा कह लें, या पहले वाले को धक्का देते हैं, इसको हम धक्का दे रहे हैं नीचे की तरफ, और एक को हम खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। इसे हम F फोर्स से एफर्ट कर रहे हैं, और इसे भी F फोर्स से एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और बात देखो जरा, इसे जब खींच रहे हो तो तुम्हारा प्रयास है चलाने का, इसे जब धक्का दे रहे हो तो भी तुम्हारा प्रयास चलाने का। बस फर्क क्या है कि तुम एक बार ऐसे एफर्ट कर रहे हो, एक बार ऐसे एफर्ट कर रहे हो, ये तो फर्क है ना। और अच्छी बात क्या है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ रफनेस है, रगड़ है, अर्थात यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है, जो कि चलने की प्रवृत्ति का विरोध करेगा, मोशन की टेंडेंसी को अपोज करेगा। यहाँ भी चलने की प्रवृत्ति का अपोज होने वाला है, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल है, रफनेस है, खुरदुरापन है, ठीक, रगड़ लगेगी। रेडी स्टडी गो। सुनो, अच्छा बताओ, बहुत ध्यान सोचना, इस ब्लॉक का वजन कहाँ काम करेगा? व्हील का वजन कहाँ काम करेगा? नॉर्मल कहाँ आएगी? क्या n बराबर mg हो जाएगा? नहीं। जब भी कोई दूसरा फोर्स फोटो में दिखाई दे तो कभी n बराबर mg मत लिखो। इससे पूछ लो तुम क्यों आए हो, ये कहेगा सर हम आ तो गए गलती से, ऐसे लग रहा है। वर्टिकल से लाइन खींचिए, मान लीजिए एंगल कितना मान ले बेटा? बोलो थीटा। तो ये कितना है? बोलो ये फोर्स कितना है? F। तो ये फोर्स पूरा कितना माना जाएगा? F। सीधा लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है? ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लग रहा है कि किसी इंक्लाइनेशन पर लग रहा है? क्या इसके कुछ किए जाएं, कंपोनेंट कर दिए जाए? तो बताओ जरा सा, अगर ये फोर्स F है, तो F के कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। नीचे F का cos थीटा और ऊपर की तरफ F का sin थीटा। अच्छा बताइए जरा, कौन इसे दबा रहा है? cos थीटा। कौन चला रहा है? sin थीटा। क्या नीचे की तरफ और भी कोई फोर्स लग रहा है? कौन लग रहा है? बॉडी का वेट, बॉडी का वजन काम कर रहा है। कहाँ की तरफ काम कर रहा है? कितना काम कर रहा है? mg। अच्छा, नीचे कितने लोगों ने दबाया? F cos थीटा, और दो ने दबा के किया एक्शन, और बदले में आ गया इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो n किसके बराबर? mg के बराबर कि n दोनों लोग के बराबर? तो बताओ जरा, इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा यहां से? n बराबर mg प्लस F cos थीटा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो। चलो पड़ोस में वर्टिकल से, मतलब जो ये फोटो बन रहा है, ये फोटो बिल्कुल प्रीवियस फोटो के सिमिलर है, बस खाली फोर्स यहाँ वर्टिकल से थीटा पे नीचे लग रहा है और यहाँ वर्टिकल से थीटा पे ऊपर लग रहा है, ऐसे लग रहा है। इनसे घबराए मत करो, थीटा कंपोनेंट ये सब आपकी मदद करने आए हैं, आप इनसे घबराइए नहीं, इनसे दोस्ती करिए। अच्छा, F कैसा लग रहा है? सीधा टेढ़ा? क्या किया जाए?
एक कंपोनेंट जहां से थीटा बनेगा वो बन जाएगा एफ का, और एक कंपोनेंट बन जाएगा जो कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है उसका नाम होता है साइन थीटा। बोलिए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब जरा बताओ, क्या एफ कॉस थीटा ऊपर उठा रहा है और बॉडी का वेट यानी mg नीचे दबा रहा है, क्या ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे? अरे भैया ऐसा नहीं है, नॉर्मल तो आएगा ना कहाँ की तरफ, कॉन्टेक्ट प्रेसिंग सरफेस के अपोजिट यानी ऊपर की तरफ। अब बताओ क्या नॉर्मल अकेले mg को बैलेंस कर रहा है कि दो लोग बैलेंस कर रहे हैं? इक्वेशन बोल सकते हो, गणित बोलो इसकी, क्या लिखें? गणित बोलो, n ऊपर प्लस एफ कॉस थीटा भी ऊपर, और दोनों मिलके किसे बैलेंस कर रहे हैं? तो n बराबर क्या बन जाएगा? mg माइनस एफ का कॉस थीटा। यहाँ n बराबर कितना आया था? mg प्लस एफ कॉस थीटा। वहाँ n कितना आया? mg माइनस एफ कॉस थीटा। क्या दोनों जगह रफनेस है? बोलो बोलो, क्या दोनों में चलने की प्रवृत्ति है? अरे बोलो भैया, ये भी चलना चाहता है, ये भी चलना चाहता है, दोनों चलना चाहते हैं। चलना चाहते हैं तो फ्रिक्शन केवल होगा कि लगेगा भी? अरे होगा भी, और क्योंकि चलने की टेंडेंसी है, और चलने की टेंडेंसी मतलब फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा। बताओ जरा कितना फ्रिक्शन लग सकता है, कितना लग सकता है? अरे एफ एस बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। यहाँ कितना लग सकता है? अरे एफ एस बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। क्या दोनों एक जैसी सतह है? क्या दोनों सरफेस आइडेंटिकल हैं? तो म्यू क्या एक जैसा होगा? हटा दो। इसका मतलब फ्रिक्शन किस बात पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ फ्रिक्शन किस पर? तो दोनों की कॉमन बात अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? फ्रिक्शन एक जैसी सतह के लिए केवल केवल किस पर डिपेंड करता है? तो जिसका n बड़ा होगा उस पर फ्रिक्शन भी, जिसका n छोटा होगा उस पर फ्रिक्शन भी। दोनों में से ध्यान से देखो, पहले वाले का n देखो, mg प्लस एफ कॉस थीटा। जब पुश किया, क्या किया है? पुश किया। और यहाँ पे क्या किया है? पुल किया है। तो जब तुमने पुश किया तो n बराबर mg प्लस एफ कॉस थीटा, और जब तुमने पुल किया है तो n बराबर mg माइनस एफ कॉस थीटा। यहाँ कुछ जुड़ रहा है, ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये वाला n इस वाले से थोड़ा ज्यादा। अगर n ज्यादा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा, तो चलाने में इजीनेस होगी कि कठिनाई होगी? कठिनाई होगी। तो क्या आसान पड़ गया? पुल आसान पड़ गया। कोई डाउट तो नहीं? तो चलिए ध्यान से आप लिखेंगे फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। सो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल, और नॉर्मल किस में ज़्यादा है? आप ये बात भी लिखेंगे कि नॉर्मल किस में ज़्यादा है। बोलो बेटा, फोटो देख के बताओ। नॉर्मल पुश के केस में ज़्यादा है एज कंपेयर टू पुल। तो फ्रिक्शन भी हाँ जी, फ्रिक्शन भी पुश में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पुल। तो यहाँ प्रॉब्लम होगी, ये डिफ़िकल्ट है, ये कठिन है, और पुल थोड़ा सा आसान पड़ेगा, इजी है। अतः किसी चीज़ को धक्का ना दें, कृपया खींचें। एक लास्ट चीज़ और देखिए, इसे रफ कर रहे हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहली बातचीत, आपको फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल पर फोकस करना है और साथ ही साथ म्यू पर भी ध्यान देना है। अच्छा, अगर म्यू की बात करें, किसकी बात करें? म्यू। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर हम म्यू की बात करें तो म्यू क्या है? म्यू दरअसल रफनेस की माप है। किसकी माप है? रफनेस। जितनी ज़्यादा रफनेस होगी म्यू उतना ज़्यादा होगा। दूसरी बात, म्यू किसके लिए है? एक आर्टिकल के लिए कि जोड़े के लिए? जोड़े के लिए। मतलब समझना ध्यान से, हो सकता है स्टील के साथ तुमने रबड़ का जोड़ा लिया हो। किसका? रबर का। और हो सकता है तुमने इसी स्टील के साथ प्लास्टिक का जोड़ा लिया हो। कोई प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका म्यू और इसका म्यू, अगर इसका म्यू 1 है तो इसका म्यू 2 होगा। दोनों बराबर नहीं होंगे, फर्क होगा। एक ही चीज दो चीजों के साथ अगर पेयर बनाएगी तो पेयर का म्यू अलग, इस पेयर का म्यू अलग। जोड़े के लिए म्यू डिफाइन है। तीसरी बात, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते जाना। तीसरी बात, जो फ्रिक्शन है वो बेसिकली किस बात पर डिपेंड करेगा? नॉर्मल फोर्स पर। किस पर? अरे नॉर्मल बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। इसी का ग्राफ आया था, आपको अगर याद होगा, कि अप्लाइड फोर्स जो था, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था। ठीक। अगली बात फोटो समझिए। ये जो ब्लॉक है, ये जब सरफेस पर रखा जाएगा तो नीचे की तरफ क्या लगाएगा, और बदले में इसको क्या मिलेगा? बोलो। अगर इसमें चलने की प्रवृत्ति है हल्की सी आगे की तरफ, जरा सा भी चलना चाहता है, तो इसमें जो फ्रिक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। और कहाँ की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। अभी फिलहाल स्टैटिक लग रहा है, मान लो ये, चलो काइनेटिक मान लेते हैं। स्टैटिक काइनेटिक कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये कौन सा फोर्स है? कॉन्टेक्ट फोर्स है। कौन सा है? जो कि सरफेस के अलोंग काम कर रहा है। और ये कौन सा है?
अबे ये भी कांटेक्ट फोर्स है, बिना कांटेक्ट के एक्शन रिएक्शन नहीं होता। तो नॉर्मल रिएक्शन भी, अभिलंब प्रतिक्रिया भी कांटेक्ट फोर्स है, और घर्षण यानी कि फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, दोनों एक साथ है। तो दो कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट अगर सोचना चाहो तो दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट उनके बीच से जाता है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। हमने कहा कि नॉर्मल इधर लगा, फ्रिक्शन इधर लगा, तो ये किधर जाएगा? आपने कहा सर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच से जाएगा, बीच का रास्ता लेगा। ये नॉर्मल, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का नॉर्मल के साथ जो बनने वाला एंगल है वो मान लो थीटा। क्या मान लो? इस फोटो से tan थीटा निकालो, इस फोटो से tan थीटा निकालो। आपने कहा सर अगर चाहिए एंगल, अगर चाहिए तो कंप्लीट करो ट्रायंगल। चलो बताओ tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या इसके सामने है, और ये कौन है? एफ अपॉन बेस के नाम पर कौन आएगा? n। एफ बराबर क्या होता है? म्यूएस इंटू एन। नीचे क्या लिखा है? n। n से तो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर म्यूएस। म्यूएस क्या है? अरे म्यूएस कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक है। और tan थीटा में थीटा क्या है? इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? घर्षण कोण। काम की बातें बस सुनते रहो। मतलब नॉर्मल फ्रिक्शन, सॉरी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा बीच से जाएगा। रिजल्टेंट का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल क्या बोला हमने? फ्रिक्शन यानी घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल, इन दोनों का रिजल्टेंट, इनका परिणामी बीच से जाएगा। नॉर्मल के साथ परिणामी जो एंगल बनाएगा उसका थीटा, यही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। इसका tan थीटा म्यू के बराबर होता है। म्यू क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। म्यू किसकी नाप होती है? रफनेस की, खुरदरेपन की। म्यू किसके लिए डिफाइन होता है? पेयर के लिए डिफाइन होता है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर एक हो लेकिन दूसरी चीज बदलती जाए तो म्यू बदलता जाएगा। और खास बात कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं तो घर्षण बल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नॉर्मल के। अभिलंब प्रतिक्रिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे n बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बेटा बढ़ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? तो ये सारे बेसिक फैक्टर थे। अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, किसी इंक्लाइन प्लेन को लेंगे और फिर उसमें कोई ब्लॉक रखेंगे। पहले सामान्य सरफेस पर इसकी चर्चा करेंगे, फिर घर्षण लगा देंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर ब्लॉक के पीछे ब्लॉक रखेंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर ब्लॉक के बीच में दूरियां बांध देंगे, फिर चर्चा करेंगे। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल इतनी बातें आप इत्मीनान के साथ नोट कर लें। क्लासेस की ड्यूरेशन बिल्कुल पक्का बढ़ा देंगे, थोड़ा सा समय और दीजिए, एक दिन का। ठीक, चलिए।